थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हो और कैसे आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, थर्मोकेमिस्ट्री। तो भाई थर्मोकेमिस्ट्री में भैया आप हालांकि यहाँ पर हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको हो गया भाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तुम बहुत पहले पढ़ते थे भाई, लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में आपको इसको यूज़ करना पड़ता है ना, तो हम इस कॉन्सेप्ट को 11th 12th से एक तरह से रिकॉल कर लेंगे, ठीक है ना बात। ओके, तो यहाँ पर आप ये मानो भाई कि आपने एक तरह से थर्मोकेमिस्ट्री की बेसिक बातें पढ़नी, ठीक है ना बात। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई ये एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या है, ये एक ब्रांच है जो कि कैलकुलेशन ऑफ हीट चेंज इन वेरियस रिएक्शंस उसको टैकल करती है। क्या डिफरेंट रिएक्शंस में जो क्या आता है, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, जो उसको टैकल करे। अब वो वही जो हीट चेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकता है। बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन सिंपली आप क्या बोलो भाई कि हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, जो उसको टैकल करे वो क्या कहलाएगी, थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पर आपने क्या करना भाई, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके दौरान कितनी हीट निकली या कितनी हीट आपको भाई सप्लाई करनी पड़ी उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इस पूरी कैलकुलेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है बात। अब बताओ भाई, अब आपने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन थर्मोकेमिस्ट्री। अब भाई थर्मोकेमिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी टर्म्स बड़ा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। उनमें क्या होती है बताओ भाई, उनमें होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उनमें क्या होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, समझ गई बात, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है बात। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इनका मीनिंग क्या होता है। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से पता है यहाँ पर, अगर किसी रिएक्शन के दौरान क्या हो, हीट निकले, यानी अगर A + B से क्या बना है, बोलो भाई A + B से क्या बनता है, C + D। तो इस प्रोसेस में अगर हीट निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर मान ले भाई इसमें हीट आपको सप्लाई करनी पड़े, यानी A + B को मिलाने के बाद इसमें कुछ आपको हीट सप्लाई भी करनी पड़े, तब जाके अगर क्या बनता है C + D, तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। बात आपको पहले पड़ गई। ओके, और बताओ फिर क्या हमारे पास भाई, एक हमारे पास कहता है हीट ऑफ द रिएक्शन। और भाई किसी रिएक्शन की हीट कैसे निकालते हैं, तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा H। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा H रिएक्शन। तो ये तो ये सिंपल तो क्या होती है, ये क्या होती है, बोलो भाई इसको हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। भाई ये कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का सम, यानी कि C की एंथैल्पी प्लस D की एंथैल्पी, उसको जोड़ के उसमें से क्या माइनस कर दो बताओ भाई, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि एक एंथैल्पी और B की एंथैल्पी का सम जोड़ के उसमें घटा दो। नहीं आ गया आपको अरे बोलो भाई, तो हर एक रिएक्शन की एंथैल्पी ऐसे ही निकालते हैं भाई, ठीक है। अच्छा क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, एक होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है बताओ, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाने में, तो भाई एक मोल सब्सटेंस को बनाने में जो हीट चेंज है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझे बात। मान लिया हमारे पास क्या है, वाटर, तो आपसे क्या पूछ ले कि बताओ भाई वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होएगी, तो आप ये बताओ भाई H2 + O2, H2 + ½ O2, बताओ क्या बनेगा, 1 मोल H2O, ठीक है। तो इसमें आपने भाई एंथैल्पी, आप जब भी क्या लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट आपने हमेशा किस में लिखने,
एलिमेंटल स्टेट में। किसमें भाई? एलिमेंटल स्टेट में। और मैं आपको बताऊं भाई, एलिमेंटल स्टेट में इनकी एंथैल्पी क्या पता क्या मानते हैं? बोलो भाई, जीरो। क्या मानते हैं उनकी एंथैल्पी? जीरो। ठीक है बात। तो क्या आएगा? तो H2 प्लस O2 क्या बन गया इससे? H2 एक मोल बन गया भैया। मैंने और किसी रिएक्शन से नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया इससे? तो जब भी क्या कोई क्या बोले भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपने वो जो कंपाउंड, तो इस रिएक्शन की जो क्या होगी एंथैल्पी है, तो एक रिएक्शन ये, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आपको भाई वाटर तो बहुत सारे रिएक्शंस में फॉर्म होता है, तो क्या उन सभी की एंथैल्पी फॉर्मेशन वाटर होगी ना। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ क्या हो? एलिमेंटल फॉर्म में। किसमें हो भाई? एलिमेंटल फॉर्म में। ये बात आपको पहले पड़ी क्या? तो वाटर बनता तो बहुत सारे रिएक्शंस में है, लेकिन उन रिएक्शंस की एंथैल्पी वाटर की एंथैल्पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा बताओ? लेकिन जिस रिएक्शन में वाटर किससे बनता हो? अपने एलिमेंट से, उसे हम क्या बोलेंगे? पक्की बात क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुछ ना होती, जो रिएक्शन फॉर्मेशन को दिखाए एलिमेंटल स्टेट से, किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन उसके एलिमेंट से दिखाए जो रिएक्शन, उस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और सारा काम किस में होता हो? स्टैंडर्ड स्टेट में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर। बोलो भाई, तो बताओ क्या हो जाएगा ये? इसे हम क्या बोल देंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नहीं आएगा आपको? सिंपल, सिंपल है क्या बिल्कुल ये? ओके। अच्छा, एक होती है, तो याद रखो भाई, एंथैल्पी फॉर्मेशन। अच्छा भाई, अब आपको बताऊं भाई, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका और भी होता है, क्योंकि इनकी एंथैल्पी हम क्या मानते हैं? इनकी एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या मानते हैं हम? जीरो मानते हैं रेफरेंस के लिए। समझ गए बात? किसी भी कंपाउंड का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, उसकी एंथैल्पी हम रेफरेंस के लिए क्या मान लेंगे? जीरो। नहीं समझे बात? तो एंथैल्पी चेंज कैसे आएगा? एक तो ये तो होता ही होता है, आप ये भी कह सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो भी ठीक है हमारे पास। नहीं है क्या आपको ये? ओके। एक होता है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या? एक हमारे पास बताओ क्या होता है? अरे भाई, अगर किसमें आ गया स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड बोल दियो, ठीक है ना। अरे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होगा? अगर रिएक्शन कैसे कैरी आउट की जाए? स्टैंडर्ड स्टेट में। और सिमिलरली भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो? अगर फॉर्मेशन की रिएक्शन भी क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट में होती हो, ठीक है। अब बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? कंबशन का मतलब क्या बताओ भाई? बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? बताओ भाई। तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी ही जब उसका एक मोल, अगर किसी सब्सटेंस का एक मोल पूरी तरह क्या हो जाए? बर्न। क्या? अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस पूरी तरह क्या हो जाए भाई? बर्न हो जाए, खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपाउंड बना ले। बर्निंग का मतलब क्या होता है? बताओ क्या बनाए? अगर वो सिर्फ क्या है? कार्बन। अगर आपको सिर्फ क्या भाई? कार्बन, तो सिर्फ क्या बने? CO2। अगर उसमें कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन, तो क्या बने? CO2 और वाटर। कंबशन का मीनिंग क्या होता है भाई? बताओ, कंबशन का मीनिंग क्या होता है? कंबशन में और बर्निंग में अंतर होता है भाई। बर्निंग में तो कोई भी कंपाउंड बन सकते हैं, उसको हम बर्निंग बोल देते हैं भाई, नहीं तो आपको पहले पड़ी, उसमें कंज्यूम हो जाए। लेकिन कंबशन किसको बोलते हैं? जब क्या बने? अगर मान लिया कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है? नाइट्रोजन, तो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं तो क्या है? कंबशन। अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और क्या बने? डाई नाइट्रोजन, उसे हम क्या बोलेंगे? कंबशन है। ये बात आपको पहले पड़ी क्या? तो कंबशन रिएक्शन आप जब भी लिखो, क्या करना आपने? किससे रिएक्ट करो ना? हमेशा ऑक्सीजन से। और क्या बनाने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और डाई नाइट्रोजन। नहीं आ गया आपको भाई? नहीं समझे बात? कोई क्या बोल दे बताओ भाई। वो तो CH4 है, क्या लिखो इसकी? कंबशन की रिएक्शन। तो CH4 प्लस O2 क्या बनाओ बताओ भाई? CO2 प्लस H2O। इसे बैलेंस कर लियो। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी बताओ भाई? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। ऐसा नहीं भाई, अगर मान लिया मीथेन किसी और कंपाउंड में टूटता है, अगर मीथेन कंज्यूम होता है लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंज्यूम ना होता, तो उसको हम कंबशन नहीं बोलेंगे। बात आपको पहले पड़ गई? कंबशन मतलब ये नहीं है कि किसी रिएक्शन में मीथेन कंज्यूम हो जाए जस्ट, तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी ना। और भैया आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं
कि अच्छा एक बात और, अगर कोई रिएक्शन आपने उल्टी कर दी तो उसका एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, उल्टा। कैसे भाई, किसी रिएक्शन का कोर्स ये है, किसी रिएक्शन का कोर्स ये है, तो ये बताओ क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, इसमें इतनी हीट निकलेगी ना, तो अगर उसको बैकवर्ड दे के आऊँ तो इतनी हीट वापस आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो याद रखियो भाई, अगर आपने रिएक्शन रिवर्ट कर दी तो उसका एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, रिवर्ट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या है, पॉजिटिव, यानी हीट सप्लाई करनी पड़े तो क्या हो, डेल्टा एच, हीट निकले तो क्या बोलेंगे, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं कि अगर हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता है, उसका उल्टा कर दो। कई बच्चे क्या सोचते हैं भाई कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है तो उसका क्या करो भाई, उल्टा कर दो, क्योंकि फॉर्मेशन में क्या होता है, बनता है, कंबशन में क्या होता है, खत्म होता है। ऐसा होता है ना भाई, कई बच्चों के दिमाग में आइडिया होता है भाई, लेकिन ये आइडिया गलत है। कैसे, इस रिएक्शन की एंथैल्पी तो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी बताओ भाई, C+2H2 क्या बन गया, CH4। बोलो भाई, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो इसका उल्टा करने पर क्या ये रिएक्शन बनती है क्या, बोलो भाई CH4 C+2H2, ये भाई क्या इसकी एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब इस रिएक्शन का उल्टा क्या है, ये रिएक्शन, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन ये भाई कंबशन की रिएक्शन नहीं है, समझे बात, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा, इसकी उल्टी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज से उल्टा होएगा। लेकिन ये उल्टी रिएक्शन क्या कंबशन की रिएक्शन बनी क्या, क्या ये रिएक्शन ये है क्या, नहीं। तो मतलब इसकी एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का उल्टा होगा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज से उल्टा होगा। लेकिन क्या नहीं होगा बताओ, क्या भाई, अरे बोलो, लेकिन भाई ये कंबशन की रिएक्शन तो नहीं बनी ना, यानी कि इसको आप क्या नहीं बोल सकते, कंबशन की रिएक्शन नहीं आना आपको, ये आसान है मुश्किल, ये बेटा दो इसको भाई ओके ओके। और आपको भाई क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए आगे पढ़ने के लिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सब आपको भाई ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको भाई सब्ट्रैक्ट, यानी आपने वही केमिकल इक्वेशंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ताकि हम क्या पढ़ सके आगे, हैस लॉ, ठीक है, हैस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप ये बताओ भाई, देखो इक्वेशन बैलेंस करने के आपके पास कई सारे तरीके होते हैं, है ना भाई, इक्वेशन बैलेंस करने के आपके पास क्या होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं ना, क्या नहीं होते, लेकिन वो तरीके भाई टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इजंट इट। उनमें हिट एंड ट्रायल तो ठीक होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, पता होगा ना आपको, ये रेडॉक्स मेथड इक्वेशन बैलेंस करने का। लेकिन भाई मैं आपको एक और भी तरीका बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं ERP मेथड, इसका वैसे हमने नाम बना रखा है एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। इससे आप ऑलमोस्ट, क्योंकि उन मेथड्स में आपको याद रखना पड़ता है कि पहले किसको बैलेंस करना, बाद में किसको बैलेंस करना, वहाँ पर आपको ऑर्डर होना चाहिए भाई, नॉन मेटल पहले, नॉन मेटल बाद में, है ना, ये वाला पहले, वो वाला बाद में। इस मेथड में आप किसी को कैसे बैलेंस करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात। तो पहले आप देखो भाई, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आप 3 कॉलम बनाते हुए, तो हिट एंड ट्रायल में अगर आप एक्सपर्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये तरीका लगा लीजिए। बताओ क्या, 3 क्या बनाओ, कॉलम, और यहाँ क्या लिखो, ERP। E का मतलब क्या है, एलिमेंट, R का मतलब क्या है, रिएक्टेंट, और P का मतलब क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस करके देखो भाई, ठीक है। चलो हम बोलते हैं भाई, बताओ H2 + O2 से क्या बनेगा। अच्छा, अगर आपको कोई ये बोले एंथैल्पी, सॉरी आप ये लिखो भाई, आप वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हुए हमेशा क्या करते हैं, एलिमेंट से बनाते हैं, और कंबशन में क्या करते हैं, हमेशा उसको वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं।
बात आपको पहले पड़ गई? अरे बोलो। तो क्या मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे, H2 प्लस O2 क्या होना चाहिए, H2। भाई आपने फॉर्मेशन की आपकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर या क्या ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है? नहीं। हालांकि मुझे भी नजर आ रहा है, इसको मैं हाफ से क्या करूँ, डिवाइड, तो बन जाएगा ना। लेकिन मान लिया हमको पता नहीं भाई, तो एक काम करो, जो जितना है उसको लिखो आप। रिएक्टेंट साइड जो भी एलिमेंट है ना, यहाँ पर आप क्या लिखो, उसमें दो तरह के एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट साइड जो नंबर इनका वो ऐड कर दो, क्या है, दो तो क्या है रिएक्टेंट साइड, और दो क्या है इस साइड, बताओ हाइड्रोजन, बताओ भाई प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2, वेरी गुड। और भाई ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ठीक है। तो आप देखो भाई, आप लाइन वाइज देखो, H क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आपने क्या बैलेंस करना है, O को। हाँ आपने किसको बैलेंस करना है, O को। तो जिस साइड O कम हो ना, उस साइड देखो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बराबर ना होता हो ना, तो ऊपर बढ़ा जाएगा उसको, बस समझे बात। तो बताओ P साइड में किससे मल्टीप्लाई करूं, बोलो भाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो P साइड अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो भाई टेबल को अपडेट करो, तो क्या गया मेरे पास ये। अब हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीजन क्या हो गए, 2, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, 4, इजंट इट। अब फिर से शुरुआत करो, अब ये बैलेंस की बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब H क्या करने हैं आपने बैलेंस, ये बताओ किस साइड कम है, बोलो भाई। और कितने कम है, यहाँ 2 वहाँ 4, 7 दिख रहा है भाई, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या मेरे पास, 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2, नहीं है क्या आपको। तो आप इजीली केमिकल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। आपको भाई अगर 2 मोल के लिए आ जाए, तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालनी क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन क्या 2 मोल के लिए है, तो इसको 1 मोल के लिए कन्वर्ट कर लियो। बताओ कैसे, इस पूरी को 2 से भाग कर दो, रिएक्शन को, फुल रिएक्शन को 2 से भाग कर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O। अरे नहीं आ गया आपको, अरे भाई हाफ O2 आ गया ना, इजी बिल्कुल ये। तो इस मेथड में आपको ये ध्यान नहीं करना कि कौन किस ऑर्डर में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि कंबशन ऑफ मीथेन को बैलेंस करो, क्या भाई आपको हैस लॉ में जाने से पहले आप इनको ऐसे टैकल करना पड़ेगा, कंबशन ऑफ मीथेन। बताओ क्या होगा, तो कंबशन की पहले रिएक्शन लिखो, CH4 प्लस O2, और क्या बना देना जानबूझ के, क्या बना दो भाई, अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, अगर सिर्फ क्या भाई कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, तो बताओ क्या बनाओ, CO2 प्लस H2O। अगर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का यौगिक है, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड यौगिक, समझे बात भाई। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्या यौगिक, तो क्या बनाओ, CO2 H2O और N2। नहीं तो क्या बनाओ, अरे सिर्फ कार्बन है तो क्या बनाओ, CO2। अगर हाइड्रोजन भी तो क्या बनाओ, हाइड्रोकार्बन है तो CO2 प्लस H2O। अगर क्या है नाइट्रोजन भी है कंपाउंड में, तो क्या कर दो, CO2 प्लस H2O प्लस N2 डाई नाइट्रोजन। नहीं आएगा आपको। अब बताओ क्या है मेरे पास, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या बनाओ बिना सोचे समझे, CO2 प्लस वाटर, हो गया ना कंबशन। तो ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करनी, तो क्या करें भाई, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, कितने तरह के एलिमेंट हैं यहाँ पर, कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके नंबर लिख लो। यहाँ क्या बताओ, 1 1, और ये भाई 2 इस साइड और वहाँ क्या है 3। अब बताओ कार्बन क्या ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उस साइड किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, हाइड्रोजन यहाँ है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करते क्या करो, जब भी आप टेबल में कुछ करो भाई हमेशा इसको अपडेट किया करो। अब बताओ हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पर, 4 हो गए ना, हाइड्रोजन क्या हो गए, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गए, 2 और 2 4, नहीं आया क्या। अरे भैया भी क्या हो गया हमारे पास, 4 हो गए ना। अब बताओ क्या बैलेंस होना रह गया,
ऑक्सीजन, वहाँ 4 यहाँ 2, क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड 2 से मल्टीप्लाई ऑक्सीजन को, और ट्राई किया करो भाई बाकी और ना बढ़ने, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, हो गया ना 4 पूरे। अरे बोलो भाई, ये 2H2 हो भाई, 2 O है, 2 ये हो गया CO2। तो मेरे पास ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आसान है मेथड में ये बिल्कुल भाई, क्या दिक्कत है इसमें कुछ आपको, भाई कितना इसमें एफर्ट तो लगाना ही नहीं, सिंपली तो क्या दे रखा, जो इक्वेशन लिखो और भाई एलिमेंट को लाइन वाइज बैलेंस करने लग जाओ, मिटा दे इसको। अरे बोलो भाई, नहीं है ना आपको, ये नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या। अच्छा और बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पोटेशियम नाइट्रेट क्या, KNO3, KNO3 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो और बैलेंस करो, बताओ। तो आपने भाई KNO3 की आप फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे लिखो, तो KNO3 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, ठीक है। या चलो एक काम करो भाई, KNO3 का नहीं है कंबशन, नहीं इसका टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ KNO3, ये बताओ मैं ये लिखो KNO3 ये टूट गया, KNO2 प्लस O2, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये O2 सप्लाई करता है, शोरा पता होगा ना आपको, बारूद में इस्तेमाल होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, KNO3 क्या बने, KNO2 प्लस O2, बताओ क्या क्या जाएगा, तो क्या करना बताओ भाई, कितना आसान, इसमें कुछ नहीं करना भाई, ERP एलिमेंट किसी ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, किसी ऑर्डर में लिखो, KNO 3 तरह के, क्या लिखो भाई, पोटेशियम NO, चाहे यहाँ पर NKO लिखो, ON कोई कुछ लिखो, कैसे आसान बिल्कुल ये। अरे बोलो, अब एक काम करो भाई, अब तो K साइड कितने हैं, 1, यहाँ कितना है 1, N इस साइड क्या है 1, वहाँ क्या है 1, और यहाँ O कितने हैं 3, और वहाँ कितने भाई 4, 3 और 4। अब बैलेंस करना शुरू करो, अब बताओ इस साइड क्या है, बोलो भाई, ये बैलेंस्ड है, O क्या है, बैलेंस नहीं ना, बोलो भाई। और किस साइड, तो जिस साइड कम हो ना, उस साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो उस साइड के बराबर हो जाए, या तो बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए, कम नहीं रखने, लेकिन नहीं है क्या आपको, तो ओ इस साइड क्या है, कम है 3, उस साइड 4 है, तो कम से कम आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साइड। अरे बोलो कम से कम क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा 3 रह जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया यहाँ पर 2 3, पूरी टेबल क्या करो अपडेट। अब यहाँ पर पोटेशियम भी क्या हो गए 2, नाइट्रोजन भी क्या हो गए 2, आपको हो गए भाई 2 3 अच्छे आपको हो गए, ये तो बैलेंस हुआ नहीं है, और क्या हो गए ये इनका बैलेंस और बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये बैलेंस अपने आप बन जाएगा अगर आप ऐसे भाई आप फॉलो करते रहोगे। अब आपको हो गए भाई, आपको ये बैलेंस ना, कोई बात नहीं, अब टेबल दोबारा से शुरू करो। अब इस साइड के क्या हो गए, अब के बैलेंस है ना, पहले मैंने के हमने भाई क्यों नहीं छेड़े बताओ, तो के और एन ऑलरेडी क्या थे बैलेंस्ड। अब भाई दोबारा शुरुआत करो भाई अपडेट होने के बाद, अब के बैलेंस्ड नहीं है तो किस साइड कम है ये, उस साइड क्या करना पड़ता 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करने फायदा नहीं है, तो यहाँ क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, बताओ क्या है 2 क्या हो गए के हो गए ना, 2 क्या हो गए एन, और 2 4 2 6, अपने आप हो ना सारे बैलेंस्ड। बताओ भाई ना मैंने रिटर्न ट्रायल लगाया, रिटर्न ट्रायल आप अरे भाई आराम से चेक कर आप देख सकते हो, यहाँ इतने सी हैं, यहाँ 2 से कर दें, समझे बात। लेकिन कई बार उसमें अगर ज़्यादा आइटम हो तो दिमाग में अरेंज करने का थोड़ा है ना, इस मेथड से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बैलेंस कर सकते हो, नहीं है क्या आपको, तो भाई आपको एक आप इससे बड़ी क्वेश्चन आप इससे बैलेंस कर सकते हो। लास्ट में आंसर हाँ ही हो सकता है भाई, आपके पास लास्ट में नंबर बहुत बड़े बड़े आ जाए, फिर क्या करते हैं एक किसी कॉमन नंबर से सारे को क्या कर दो भाग कर दो, तो अपने आप वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई कम आ जाएगी, नहीं है क्या आपको। जैसे वाटर में क्या था 2 मोल क्या बन गए थे H2O, हमने 1 मोल फॉर्म करना था तो हमने 2 से सारे को भाग कर दिया था, इजंट इट। तो ये क्या हमारे पास ये केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का क्या बोलते हैं, अरे जनरल तरीका, ठीक है आगे आपको। तो मैं मान लूँ भाई कि आप इक्वेशन बैलेंस इजीली कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन बैलेंस कर सकते हो, है ना। अच्छा अब भाई मैं आपको बताऊँ इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं
और इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर ए से बनता है बी और सी से बनता है डी, तो कोई क्या बोल दे, अगर ए से बनता है बी और सी से बनता है डी, तो इनको ऐड कैसे करते हैं? ऐड ऐसे करते हैं, ऐड दीज टू इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो ऐड कैसे करते हैं? बोलो भाई, ऐसे ऐड करते हैं, इन दोनों को साथ में लिखो, ए प्लस सी बी प्लस डी। अगर ए से बनता है बी, सी से बनता है डी, तो क्वेश्चन ऐड कैसे करते हैं? सिंपली इनके रिएक्टेंट्स क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, और इनके जो क्या है प्रोडक्ट्स वो ऐड कर लिख दो, नहीं आपको? तो ए प्लस ए से बी, सी से डी, इन दो रिएक्शन की एडिशन रिएक्शन कौन सी है? मतलब एडिशन रिएक्शन है भाई, ऐड हुई रिएक्शन, मतलब क्या, ए प्लस सी बी प्लस डी, ए सी बी डी, है ना, ए सी में बैठ के, ओके, बात आपको पहले पड़ी भाई, ए सी प्लस बी डी। लेकिन अगर ये बोल दे भाई, अगर ये बोल दे कि दो को ए में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर तो क्या मैंने, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये तो एडिशन है। लेकिन कोई बोल दे भाई कि ना 1 माइनस 2 निकालो, इक्वेशन 2 को घटाओ किसमें से, 1 में से, तब क्या करते हैं? तब इक्वेशन 1 तो ऐसे ए प्लस बी ऐसे लिखो, अब सी प्लस डी आपने क्या करनी है, घटानी ना, तो इसको फ्लिप करके ऐड कर दो, क्या? तो सी प्लस डी है, क्या लिखो भाई, डी सी, इसको क्या लिखो, डी सी। अरे भाई, तो इक्वेशन ऐड कैसे करते हैं? अरे भाई ये तो मैं कहता हूँ, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ रखा हो 11वीं 12वीं में, BSc MSc में, ठीक है, क्योंकि हम भाई हर बेसिक से बेसिक बात आपको यहाँ पर बताते हैं, ठीक है, इवन इक्वेशन बैलेंस भी। तो भाई, तो ए बी सी डी, तो फिर क्या गया, इसको फ्लिप करके ऐड कर दो, तो इक्वेशन घटाने मतलब क्या होता है, इक्वेशन घटाने मतलब क्या होता है, इक्वेशन को फ्लिप करके ऐड करो, तो क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी, इजंट इट, सॉरी, ए डी से क्या बन गया भाई, सॉरी, ए प्लस डी से क्या बन गया, बी प्लस सी, ए प्लस डी से क्या बन गया भाई, बी प्लस सी, मल्टीप्लाई नहीं है आपको? अरे भाई ए प्लस डी, उस साइड क्या बनेगा, बी प्लस सी। तो ऐड कैसे करते हैं? सिंपली रिएक्टेंट्स को इकट्ठा कर लो, और भाई जो क्या है प्रोडक्ट्स उनको इकट्ठा कर लो, ठीक है बात। लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करते किसी इक्वेशन को? जो इक्वेशन क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट, उसको फ्लिप करके ऐड कर दो। तो फ्लिप करके ऐड करना क्या होता है, सिंपली ऐड करना क्या होता है, ऐड करना, फ्लिप करके ऐड करना क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना, इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं आना आपको ये, पक्का पहले पड़ गया? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।